तो फ्रेंड्स, इससे पहले के बाकी के अगर पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस बाद में भी पूछे जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है आप उनको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग सभी एग्जाम्स में ठीक ही ठाक होते हैं, इसी तरह से पूछ जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा। सुनीता प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय के लिए 10 बजे निकलते हैं। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तो वह विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यानी कि उसने अपने चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा दिया, तब वो विद्यालय 10 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, यानी पूर्ण ही पहुंच जाती है। तो बताना है कि विद्यालय से उसके घर की दूरी क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों को मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया था कैसे किया जाता है। सबसे पहले करना क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल। तो दोनों चाल यहाँ पे क्या है, एक तो चाल आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे समझना ये होता है, पहले क्वेश्चंस में क्या है कि अगर पहले चाल चल रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो वो स्कूल क्या है 6 मिनट की देरी से पहुंचता था। अगर उसने चाल को बढ़ाया तो वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी एक में देरी हो रही है और एक में पहले ही पहुंच जा रहा है। जब दोनों अलग अलग कंडीशन होता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 मिनट और 10 मिनट टोटल कितना हो जाएगा, 16 मिनट। अगर दोनों सेम चीज़ हो, यानी अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था 10 मिनट पहले पहुंचता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला तो भी 3 मिनट पहले ही पहुंचता है, यानी दोनों पहले पहले हो या फिर दोनों देरी देरी से हो, तो उस कंडीशन हम लोग घटा लेते हैं। लेकिन जब दोनों अलग हो तो दोनों को जोड़ लीजिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। दोनों चालों का गुणनफल, उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे या फिर घटाएंगे जिस तरह से कंडीशन बने, और इसके बाद दोनों चालों का अंतर। 6 में से 5 गया तो 1, और ये जो मिनट में था इसको मैं घंटा में चेंज कर लेता हूँ। 16 मिनट है, लेकिन घंटा में चेंज करने के लिए 60 से मैं भाग कर दूंगा, बात खत्म। 6 पचे 30, 30 दूनी की 60, यहाँ तक खत्म। और ये आपका 8, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। बिल्कुल सही आंसर बन जाता है 8 किलोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर है कि विद्यालय से घर की जो दूरी होगी 8 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन जो दिया गया वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर घन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया, यानी ए का जो मान होगा वो कितना होगा, ए बराबर आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। डायरेक्ट आप सूत्र याद रखिए, 6 गुने साइड का स्क्वायर, 6 गुने साइड का स्क्वायर, 6 गुने 3 करेंगे तो 9, यानी कि 9 छक्के 54। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पूछा गया, वही मैं आपको करा रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या है, यदि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाओं की जो लंबाई है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेपीज्म कहते हैं, ठीक है, ट्रेपीज्म इस तरह से, ठीक है। समलंब चतुर्भुज हो गया, यानी ए बी सी और ये डी है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनकी जो समानांतर भुजा है, समानांतर भुजा इसमें क्या होता है, ये होगा ये होगा। समानांतर भुजा है 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी छोटा वाला 15 हो गया और बड़ा वाला आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा उनके बीच की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर दी गई, यानी कि इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट याद रखेंगे 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का, देखिए ध्यान देगा, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि दोनों जो समानांतर भुजाएं आप देख रहे हैं ये और ये, इन दोनों का योग, और उसके बाद गुणनफल में ऊंचाई, ऊंचाई जो आप देख रहे थे वो। तो चलिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग कितना हो गया, 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40, और गुने ऊंचाई तो 7 दिया क्या, इसको हम कटा देते हैं 20, यानी कि 7 दूनी की 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर भी जो मेंसुरेशन होता है तो मेंसुरेशन का खेल सिर्फ और सिर्फ फिगर और उसके फॉर्मूला पे चलता है। तो मेंसुरेशन में मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है तो जाकर के आप हमारे मैथ्स के चैप्टर वाइज जो है उसमें आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है, तो धनराशि बताइए। ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स के लिए फेवरेट होता है, एक 2 वर्ष के लिए और एक 3 वर्ष के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चंस में 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारे पास दिया गया है। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए जो फार्मूला होता है डी बराबर यानी कि डिफरेंसेस अंतर बराबर पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। बस इसी फार्मूले पे हम यहाँ पे निकालते हैं। अगर 3 वर्ष की बात करता तो 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 3 वर्ष के लिए वो भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स में 2 या 3 दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो डिफरेंसेस बराबर पी इंटू जितना पहले का होता है उतना तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है 300 प्लस आर बाई 100, बस इतना आपको एक्स्ट्रा जोड़ना होता है। 300 प्लस आर बाई 100 ये जोड़ देते हैं तो ये 3 साल के लिए हो जाता है। तो फिलहाल हम इस पे काम करेंगे। डिफरेंसेस हमारा 8 दिया गया, पी हमें निकालना है कि वो धनराशि कितनी है, रेट कितना परसेंट है, रेट 4% है। तो 4/100 मैंने रखा, उसके बाद स्क्वायर 25 चौका 100। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 1/625। 625 को क्रॉस में अगर मैं 8 से गुना करूँ तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 25 8 आप कहेंगे कि 1000 होता है। देखिए 8 पंजे 40 की 0 आपके पास बचेगा 4, 8 दूनी की 16 और 4 20, 2 बचा, 6 8 6 के 48, 2 50, यानी टोटल 5000 बिल्कुल सही आंसर का जो पी है वो कितना है 5000। धनराशि निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः कार्य को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए जो है उस कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तीनों की एलसीएम की बात करें यानी कि तीनों का टोटल वर्क देखें तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आप कहेंगे 60 ले लीजिए। 12 25 60, 15 चौका 60 और 20 23 60, ये इनकी इफिशिएंसी होता है यानी कि प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता होता है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर के वो कार्य करके 360 रुपये कमाते हैं, 360 रुपये कमाते। यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान होता है तो सी की आमदनी क्या होगा। जब भी पैसे को डिवाइड किया जाता है तो उनके क्षमता के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया जाता है, यानी टोटल उनको 360 रुपया कमाते हैं तो सी का हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा 3 और टोटल कितना हो गया 5 4 9 3 12, 12 से मैंने डिवाइड कर दिया यानी 12 3 36, 30 3 90, यानी सी का जो हिस्सा होगा 360 रुपये में 90 रुपया, 360 का 90 रुपया हो जाएगा सी का हिस्सा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। देखिए त्रिभुज का आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसमें आप अच्छे तरीके से काउंट करिएगा तो 12 त्रिभुज निकलेगा। 12 त्रिभुज, इधर आपका 3 हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन 3 और फिर से जो इसके साथ है, चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूँ। देखिए क्या बनाया गया, एक इस तरह से है, ऊपर से एक तंबू है, फिर पूरा दे देते हैं, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए काउंट कर लेते हैं आसानी से। अगर हम इसको देखें तो 3 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, फिर इधर से 3 और 3 6 हो जाएगा, और देखिए 3 दोनों में से 6 हो गया, और उसके बाद हम एक बड़ा वाला देख सकते हैं, ये टोटल 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 1 8 हो गया, 9 10 और 11, और ये आप देख सकते हैं एक बड़ा वाला 12, यानी टोटल इसमें आप 12 त्रिभुज बना सकते हैं। 12 बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में, ध्यान दीजिएगा आकृति नहीं यार, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें वाट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है, वाट के स्थान पे क्या आएगा। चलिए कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या है, 14 5 और 10, नीचे आपका 80 लिखा गया, ठीक है। 22 6 8 और 140 है, ठीक है। उसके बाद 19 10, उसके बाद वाट और यहाँ पे 200। देखिए जिधर बड़ा होता है उसी तरफ कोशिश करते हैं जाने की। तो अगर हम देखें तो ये कम, इस तीनों को देखते हुए यहाँ पे बड़ा वाला दिख रहा है, इधर बड़ा वाला दिख रहा है, यानी कि ये आपका सीरीज इसी तरह से फॉलो किया गया होगा। तो 14 5 कितना होता है 70, यानी कि अगर गुना करके इसको ऐड कर दे, 14 5 70 और 10 80, 22 6 132 और 8 140, तो 19 10 में 190 और 190 में 10 जोड़ेंगे तब जाकर के 200 होगा, यानी वाट के स्थान पे क्या आएगा 10, ठीक है। 10 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए।
क्लियरली समझ में आ रहा है? चलिए, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे इसको करना होता है। दो मेथड होता है, एक तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा लीजिए या फिर एक तरह से हम एलसीएम मेथड भी लगाते हैं। 15 रुपए में 6 की दर से मैंने कोई चीज़ को खरीदा, सीपी हो गया। एसपी अगर हम बात करें तो 12 रुपए में 4 की दर से मैं बेच रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 4 का एलसीएम आप कहेंगे कि 12, तो दोनों तरफ 12 से गुना कर लीजिए। दोनों तरफ 12 से मैं गुना करता हूँ तो 6 दूनी की 12 यानी 15 दूनी 30, 4 ते 12, 12 ते 36। यानी कोई वस्तु को मैंने 30 रुपये में खरीद करके अगर 36 रुपये में बेचूंगा तो आप कहेंगे 6 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने पे, 30 पे, और उसके बाद मैं गुना कर लूंगा 100 से परसेंटेज के लिए। तो देखिए 6 पचे 30 और 20 पचे 100, यानी कि 20% बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 20% का प्रॉफिट होगा उसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था ऑलरेडी कि विहीन का समूह आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में कौन सा होगा। कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको बनाने का भी मेथड 2 होता है। नीचे जो भी दिख रहा होगा 11, 8 और 7, एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ज़्यादा फालतू एलसीएम बन जाएगा, तो इसको एलसीएम छोड़ करके आप डायरेक्ट भाग करने की कोशिश करिए। यानी किसी एक को उठा लीजिए, सभी में एक ही अंक दिख रहा है, 9/11, 7/8, 5/7, इसी को सजाना है। तो किसी को भी हम भाग कर सकते हैं। तो पहले वाले उठाते हैं, अगर 9/11 हो गया, 7/8 है और उसके बाद 5/7 है। तो देख सकते हैं अगर मैं 11 को देखूँ यहाँ पे 9 पॉइंट देखिए जी को 11 88 होगा। चलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं, अगर और जाएगा तो कितना होगा 0 11 81। उसके बाद अगर हम इसको करेंगे तो 8 7 पॉइंट देखिए 0 8 8 64, 8 8 64, ये 8 आएगा आपका, सॉरी 6 आएगा, 6 आएगा, पॉइंट देखिए 0, तो 8 7 56, यानी कि इससे तो ये बड़ा है। ठीक है ना। लास्ट वाला एक और देख लीजिए क्या है, 7, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0 7 7 49, यानी ये तो आपका कम हो गया। ठीक है, ये तो कम हो गया। अगर हम देखें कि हमारा सीक्वेंस में बढ़ कौन रहा है, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में हमें बढ़ाना है, तो सबसे छोटा तो आपका ये होगा, यानी 5/7 सबसे पहले आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 81 वाला पॉइंट 81, यानी कि 9/11, और लास्ट में आपका आ जाएगा 7/8, यानी ये हमारा करेक्ट बनेगा। तो ऑप्शंस देख सकते हैं 5/7, 9/11, 7/8, ऑप्शन सी बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है। तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेकर के भी देख सकते हैं। एलसीएम यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, तीनों को गुना करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लंबा बन सकता है, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप डायरेक्ट भाग करके कर सकते हैं। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि हम लोग 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैसे करते हैं इसको, सिंपल तरीके से करते हैं, समझिएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न घन हो या फिर वर्ग हो तो आप इस तरह से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 675 का फैक्टर तोड़ते चलिए, 675 का फैक्टर यानी 7 5 12 6 18, 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा यानी 225, 225 हो गया। 5 2 7 2 9, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा तो कितना बार में 7 3 21 और 5 3 15। ठीक है, फिर से 3 से चला जाएगा 25 3 75, 25 3 75, यानी आप 5 से जाएगा 5 25 25। यानी हमें बताना था घन, तो घन में क्या होगा 3 3 का जोड़ा लगेगा, लेकिन एक 5 तो कम हो रहा है, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या 5 होगा, जिससे हम अगर इसमें गुना करेंगे तो ये आपका एक पूर्ण घन बनेगा। देखिए अगर मैं 5 से इसमें गुना करता हूं तो कितना हो जाएगा 33 75। 33 75 किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 15 का क्यूब 33 75 होता है। 15 का क्यूब करके देखिए 33 75 आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे वर्ग कहता तो हम 2 का जोड़ा लगा करके काम कर लेते। ठीक है, 2 का जोड़ा लगता है, तो यहाँ पे घन कहा गया था, इसलिए हमने 3 का जोड़ा चेक करेंगे। 2 5 तो ऑलरेडी है, एक 5 से गुना करना पड़ेगा, और सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा गया तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए क्रमागत जब भी बात कही जाती है तो योगफल को अगर हम डिवाइड कर दे उतनी संख्या से जितनी की बात कही जाती है, यानी कि 3 संख्या की बात कही जा रही है, तो मैं अगर योगफल हमारा 15 है तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बीचों बीच की संख्या यानी औसत निकल जाता है। तो अगर ये बीचों बीच की संख्या और क्रमागत संख्या थी तो इससे पहले 4 होगा, इसके बाद 6 होगा। यही तो बात बनेगा ना। क्वेश्चंस कहने का मतलब कि अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो बीचों बीच की संख्या निकलेगा। बीचों बीच का मतलब क्रमागत संख्या बीचों बीच मतलब 5 ये हुआ, तो इससे पहले 4 और इसके बाद 6, और इन तीनों का गुणनफल ही हमसे पूछा जा रहा है। तो 5 का 20, 20 छक्के 120, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 120। गुणनफल पूछा है तीनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया,
अगला सवाल है कि श्रृंखला 1 2 6 24 120 और उसके बाद क्या आएगा? 1 2 6 24 120। तो बताइए कि लास्ट में इसके बाद क्या आएगा? कैसे किया गया? अगर यहाँ पे 2 से गुना किया, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से, 24 25 120, 6 से गुना कर लेते हैं, 12 छक्के 72 यानी 720 यहाँ पे करेक्ट होगा। 720 ऑप्शन सी। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। तो बताइए कि उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी? बहुत ही सिंपल। देखिए ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह के सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि ये लेवल अब नहीं रहने वाला है। आप ये मान करके चलिए कि पिछले 8 साल के बाद अगर पेपर हो रहा है, 8 से 9 साल के बाद पेपर हो रहा है, तो वो लेवल देखने को नहीं मिलेगा जो पहले पूछा गया था। हमें थोड़ा सा ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। फिलहाल आप पेपर देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए वर्तमान जनसंख्या अगर हम बात करें कि 1,76,000 है, ठीक है, 1,76,400 है ना, सॉरी 1,76,400 है। तो अब ये क्या है कि 5% के दर से बढ़ रहा है। 5% दर से मतलब 105 कर लेते, या फिर आप 5/2 5 देखिए आप इस तरह से करेंगे, 5/100 इस तरह से भी करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं 105 × 105। 5% बढ़ने का मतलब क्या? 100 में 5 बढ़ा देते हैं, 105/100। ठीक है, देखिए 00 से 00 तो मैंने यहाँ पे खत्म कर लिया। अगर हम कटाएं 21 25 105 20 25 100, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 64 4 से कटता है, तो 4 से कटेगा, तो 4 25 20 इसको कटा लेते हैं। अब देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16 और यहाँ पे क्या बच गया? 1, 4 एकम 4, 5 से इसको कटाते 21 25 100, 21 25 105। ऊपर में कितना बचा? 441 × 21 × 21 441 ही होता है। अब देखिए गुना करने की जरूरत नहीं है, एक बार ऑप्शंस पे नजर डालिए। ऑप्शंस मतलब अगर हम इसको गुना करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 1 ही आएगा। तो ऑप्शंस में देख सकते हैं कि कौन सा है कि लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया, 1,94,481 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर कोई और ऑप्शन होता जिसमें लास्ट में 1 हो तब हमें यहाँ पे गुना करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे किया गया। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1,94,481 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट का समय लगता है तो दोपहर 1 PM से लेकर के 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में उसे कितने टंककों की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी? आपने पढ़ा होगा MDH मसाला वाला फॉर्मूला है ना, MDH, और नीचे हम लोग वर्क 1 लिखते हैं, उसी तरह से MDH और वर्क 2 लिखते हैं, यानी ये आपका 1 1 1 होता है, ये 2 2 2 होता है। ठीक है, बस इसी पे हम लगा लेते हैं। एम का मतलब मैन होगा, मैन का मतलब टंकक, तो टंकक यहाँ पे एक बात की जा रही है। एक पन्ना टाइप करने में कितना समय है? 4 मिनट, यानी कि डे और या फिर मिनट दोनों में से कुछ मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पे 4 रखा। जो यहाँ पे आप पृष्ठ देख रहे हैं पन्ना टाइप करने, वो वर्क हो गया, तो वर्क हम नीचे रख लेते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पूछा कि कितने टंककों की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक्स मान लेते हैं कि नहीं पता है। कितने पन्ने 1 से 2 1 PM से 2 PM, यहाँ पे 4 मिनट लग रहा था। अगर 1 PM से 2 PM की बात करें तो 1 घंटे में कितने मिनट? टोटल 60 मिनट की बात कही जा रही है। 60 मिनट मैंने रखा, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा? नीचे हम वर्ग 2 यानी कि टोटल कितना काम करना है? 1080 पृष्ठ को टाइप करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, और 18 छक्के 108, 18 चौका कितना होता है? 72, यानी x बराबर 72 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 72 टंककों की आवश्यकता पड़ेगी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? कुल 280 नारंगियां 50 लड़के एवं लड़कियों को दी जाती है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। आप बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करिए, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए 50 क्या है? टोटल है, टोटल स्टूडेंट है, तो इसमें से मान लेते हैं कि x हो गया बॉयज, तो 50 - x होंगे गर्ल्स। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अब क्या है कि 280 नारंगियां 50 लड़के एवं लड़कियों में दी जाती है। इनमें से प्रत्येक लड़के को 5, प्रत्येक लड़के, ये बॉयज हो गया और ये आपका गर्ल्स है। ठीक है, तो प्रत्येक लड़के यानी एक लड़के को अगर 5 मिलते हैं, 5 क्या है? नारंगी, तो 5x, और गर्ल्स जो है इनको 7 मिलता है, तो 50 - x, गर्ल्स को 7, टोटल कितना नारंगी था?
टोटल नारंगी 280। बस इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 5x प्लस 7 × 35 350 माइनस 7x इक्वल टू 280। ठीक है, उसके बाद 350 माइनस 2x बराबर में हो जाएगा 280। 280 को इधर लाता हूँ, 350 माइनस 280 बराबर में हो जाएगा 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70। ठीक है, 70 बराबर 2x, क्योंकि 7 चौका 28, 7 पच्छे 35, तो x का मान कितना निकल गया, x का मान 35। क्वेश्चंस में पूछा क्या गया, क्वेश्चंस में पूछा गया तो बताइए कि कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी अगर हमने x माना था बॉयज, तो 50 में से अगर मैं 35 घटा दूं तो कितना गर्ल्स निकलेगा, गर्ल्स आप कहेंगे कि 15 गर्ल्स है, 15 गर्ल्स। ऑप्शन सी को देख सकते हैं, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और प्रीवियस क्वेश्चंस आपने देखा किस तरह के पूछे गए थे। 1-2 पार्ट और मैं आपको कराऊंगा, प्रीवियस के क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग जो पहले क्वेश्चन देखते थे, करीब 4 पार्ट मैंने आपको कराया था अपने तरीके से क्वेश्चंस, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हुए। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर आपको बेस पता होगा किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप नहीं कर पाओगे। बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया था, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं, थोड़ा सा लेवल को ऊपर लेकर के चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नीचे वाले क्वेश्चन तो सभी लोग करेंगे, थोड़ा सा आप ऊपर लेवल करके चलिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।